सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा रहा और भारत की अर्थव्यवस्था में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है उसके बारे में। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रीय आय किस प्रकार निकाला जाता है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं अब इस वीडियो को। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना के बारे में। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO के नाम से जाना जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को, जिसका गठन हुआ था 2 मई 1951 को। मुख्यालय नई दिल्ली और उप मुख्यालय कोलकाता। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे CSO के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो भारत के राष्ट्रीय आय का गणना करता है। अब इसी में देखिए आगे, CSO के वार्षिक विवरण को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी या श्वेत पत्र कहा जाता है। जो आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है उसका वार्षिक विवरण जारी किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी या फिर श्वेत पत्रक कहा जाता है। तो ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इसको याद रखिए। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 29 जून को PC महालनोबिस के जन्म दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 जून को, क्योंकि PC महालनोबिस का जन्म दिवस था। तो PC महालनोबिस ने एक मॉडल दिया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो इन्हीं के नाम से जाना जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना को PC महालनोबिस मॉडल योजना। अब आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के दौरान किया जाता है। तो याद रखिएगा, वित्त वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसी के दौरान किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें। जैसे यहाँ पर देखिए आर्थिक अवधारणाएं दी गई है। राष्ट्रीय आय, गरीबी, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी। तो राष्ट्रीय आय की गणना करता है या फिर आकलन करता है CSO, जिसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहा जाता है। गरीबी संबंधित जो आकलन देते हैं वो नीति आयोग देता है भारत में। मुद्रास्फीति संबंधित CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और बेरोजगारी संबंधित NSSO, जिसे राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कहा जाता है। तो ये जो चारों अवधारणाएं हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि इनका आकलन है वो कौन देता है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र या कृषि का क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र
या फिर विनिर्माण का क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर सेवा का क्षेत्र। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है, तो आपको पता ही होगा प्राथमिक क्षेत्र या कृषि का क्षेत्र इसे क्यों कहा जाता है। क्योंकि यहाँ जो उत्पादन होता है वो प्राकृतिक तरीके से होता है, जिसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य उद्योग, खनन एवं उत्खनन इत्यादि शामिल है। द्वितीयक क्षेत्र या विनिर्माण का क्षेत्र इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का उपयोग करके द्वितीयक क्षेत्र में निर्माण या विनिर्माण किया जाता है। मतलब मशीनों या श्रम के सहायता से उत्पाद का निर्माण किया जाता है। और तीसरा है तृतीय क्षेत्र, जिसे सेवा का क्षेत्र कहा जाता है। इसमें सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे कि परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, शिक्षा इत्यादि। तो ये जो है आपका क्लियर होगा। अब देखिए आगे, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आय का आकलन की विधियां। तो राष्ट्रीय आय के आकलन की जो 3 विधि है उसको देखिए। पहला है उत्पादन गणना विधि, दूसरा आय गणना विधि और तीसरा है व्यय विधि। उत्पादन गणना विधि का प्रयोग प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र के लिए किया जाता है। ऊपर आपने जो देखा प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र, उसके लिए उत्पादन गणना विधि का प्रयोग किया जाता है। और आय गणना विधि की बात करें तो जो तृतीयक क्षेत्र है, सेवा का क्षेत्र, इसमें प्रयोग किया जाता है आय गणना विधि का। तो इन दोनों का प्रयोग किया जाता है भारत में राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि। व्यय गणना विधि के बारे में बात करें तो भारत में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि भारतीय लोगों को व्यय का पक्का बिल, यहाँ पर व्यय आ जाएगा, व्यय का पक्का बिल लेने का आदत नहीं। तो कुछ भी चीज खरीदते हैं तो भारत के लोगों को पक्का बिल लेने का आदत नहीं है, इस कारण व्यय विधि का प्रयोग भारत में नहीं किया जाता। भारत में सिर्फ 2 विधि का प्रयोग किया जाता है, उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि। आगे देखते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि का सम्मिलित प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये, और इसे आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े। तो राष्ट्रीय आय से जो संबंधित आंकड़े हैं उसे देखिए। स्थिर मूल्य पर, स्थिर मूल्य पर मतलब जो हमारा आधार वर्ष है 2011-12, उस पर जो प्रति व्यक्ति आय है उसके बारे में देखिए। 82,269 रुपए सालाना प्रति व्यक्ति आय है स्थिर मूल्य पर। और चालू मूल्य पर बात करें तो 2020-21 में देखिए 1,37,000 प्रति व्यक्ति आय है 2020-21 में। ये जनवरी 2021 तक का रिपोर्ट है। जनवरी 2021 में 1,37,000 का प्रति व्यक्ति आय है सालाना, और ये जो रिपोर्ट है IMF के द्वारा दिया गया है। तो IMF के रिपोर्ट के मुताबिक 1,37,000।
स्थिर मूल्य पर भी याद रखिएगा कि 82,269 रुपये है। इसी के साथ इसकी तुलना की जाती है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय का जो ग्रोथ हुआ है कितना ग्रोथ हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। समृद्धि दर, जिसे ग्रोथ रेट कहा जाता है, समृद्धि दर को, इसको देखिए स्थिर भाव पर। स्थिर भाव पर मतलब जो आपके 11-12 में जो प्रोडक्ट का प्राइस था उस पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की वार्षिक दर को समृद्धि दर कहा जाता है। ग्रोथ रेट कहा जाता है जब स्थिर भाव पर जीडीपी में वृद्धि दर, जो वार्षिक वृद्धि दर होता है जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद में, उसे। तो मान लीजिए 2011-12 में किसी उत्पाद की कीमत 10 रुपये था और अगले वर्ष 2012-13 में उसकी कीमत 12 रुपये हो जाता है, तो जो 2 रुपये बढ़ा वो है ग्रोथ रेट या फिर समृद्धि दर। तो वो हो जाएगा ग्रोथ रेट या समृद्धि दर। आगे देखिए, किसी देश में आर्थिक समृद्धि को मापने का सबसे उपयुक्त तरीका है प्रति व्यक्ति आय। तो ग्रोथ रेट को मापने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय को माप लिया जाए। तो यहाँ पर 82,269 रुपये है, जो कि बढ़कर 1,37,000 रुपये हो चुका है। तो इतने सालों में जो ग्रोथ रेट बढ़ा है उसे माप लिया जाएगा तो समृद्धि दर निकल जाएगा। सिंपल प्रोसेस है। तथा आर्थिक विकास को दर्शाने का सबसे उपयुक्त तरीका है मानव विकास सूचकांक, जिसे एचडीआई रैंक भी कहा जाता है। भारत की आर्थिक विकास कितना हुआ है, क्या हुआ है, अगर उसे जानना है तो मानव विकास सूचकांक पर ध्यान दिया जाएगा। तो देखिए मानव विकास सूचकांक। जनवरी 2021 में भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक की बात करें तो 131 है। जनवरी 2021 में मानव विकास सूचकांक का रैंक 131 है भारत का। 2020 में था 129 और 2019 में था 131। तो ये जो है थोड़ा सा ठीक हुआ था, फिर उसके बाद रैंक जो है बढ़ गया है। तो यहाँ पर सूचकांक रैंक 131 है, ये आप याद रखिएगा। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जनवरी 2021 तक का डाटा है। आगे देखते हैं हम लोग। क्रय शक्ति रीति, जिसे PPP कहा जाता है, परचेसिंग पावर पैरिटी, जो कि आपके क्रय शक्ति रीति है। क्या होता है, किसे कहा जाता है और इसमें भारत का क्या रैंक है, उसके बारे में देखिए। जब समान वस्तु मतलब अगर यहाँ पर 10 वस्तु है तो उतना ही इधर वस्तु रहेगा। तो जब समान वस्तु एवं सेवाओं के लिए एक देश में जितनी कीमत अदा करनी पड़ती है उतनी ही वस्तु एवं सेवाओं के लिए दूसरे देश में कितनी कीमत अदा करनी होगी, यह जानने की विधि क्रय शक्ति रीति कहलाता है। सिंपल सा है, समझ में आया होगा आपको। अगर मान लीजिए भारत में किसी 10 वस्तु की कीमत अगर 100 रुपये है तो विदेश में उसी 10 वस्तु की कीमत कितना रुपए होगा, ये जानने की विधि जो है क्रय शक्ति रीति कहलाता है।
चाहे वो वस्तु हो या फिर कोई सेवाएं हो। सेवाओं में बहुत सारी चीज आ जाती है, जैसे कि 10 किलोमीटर की यातायात करना हो तो बस में जो ट्रेवलिंग चार्ज लगता है वो आ जाता है आपका सेवाओं में। उसी प्रकार स्कूल कॉलेजों की सेवाएं, मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने की सेवाएं, ये सभी चीज आ जाता है सेवाओं के अंतर्गत। तो देखिए क्रय शक्ति में भारत का क्रम, तो तीसरे क्रम में है भारत क्रय शक्ति के मामले में। ये भी आपके जनवरी 2021 तक के रिपोर्ट के मुताबिक है। भारत का जो क्रम है क्रय शक्ति के मामले में वो तीसरे नंबर पर है। आगे देखते हैं हम लोग। सकल घरेलू उत्पाद, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है, तो जो जीडीपी के मामले में भारत का स्थान है वो 5वें क्रम में है। भारत का सकल घरेलू उत्पाद में जो स्थान है वो पूरे विश्व में 5वें नंबर पर है। इससे पहले भारत जो है 2019 में 6वें नंबर पे था। 2020 के अक्टूबर में भारत जो है वो 5वें क्रम पे आ गया और जनवरी 2021 तक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो है 5वें क्रम में है। यहाँ पर भारत ने ब्रिटेन को पीछे किया। इससे पहले भारत ने फ्रांस को पीछे किया था, अब ब्रिटेन को पीछे करके 5वें नंबर पर आया। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था का आकार है $2.61 ट्रिलियन और ये जो आकार है पूरे विश्व में 5वें नंबर पर आता है। भारत की अर्थव्यवस्था का जो आकार है 2.61 ट्रिलियन है जनवरी 2021 तक के रिपोर्ट के मुताबिक, और इसमें जो है भारत विश्व में 5वें नंबर पर आता है। तो जो महत्वपूर्ण डाटा आपको बताया गया है उसको आप याद रखिएगा। साथ ही राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, कैसे किया जाता है, उन सभी चीजों को याद रखिएगा। तो ये वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।